तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 9th का जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, बोले तो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, इसका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है आपका 2025 के अंदर। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैंपल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों, क्योंकि देखिए इस सैंपल पेपर को डिज़ाइन करने के लिए हमने वही क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो पिछले 10 साल के पेपर के अंदर, जो मिड टर्म एग्जाम हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, तो उन पेपरों में बार बार रिपीट होकर के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इस सैंपल पेपर के अंदर, यानी एसएसटी का जो हमारा ये सैंपल पेपर है क्लास 9 का मिड टर्म एग्जाम के लिए, इसके अंदर उन क्वेश्चंस को ऐड किया है, जिससे कि ये सैंपल पेपर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं आपके लिए 5 सैंपल पेपर और लेकर के आऊँ, ठीक है, एसएसटी का, और साथ ही साथ वन शॉट की वीडियो यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आऊँ, तो इस वीडियो पर कम से कम 999 लाइक्स, जी हाँ बच्चों, 999 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पर 999 लाइक कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ कि 5 सैंपल पेपर, या आपको एक और बोनस कर देता हूँ, 5 से भी ज़्यादा सैंपल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। वन शॉट की वीडियो लेकर के आऊँगा मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए, और अदर सब्जेक्ट की भी सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। या तो आप 999 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, या फिर कम से कम 280 आप कमेंट कर सकते हैं कि यस सर, हमें सैंपल पेपर की वीडियो चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 9th है, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 087, और मिड टर्म एग्जाम 2025 जो होने वाला है उसके लिए हम लोग ये सैंपल पेपर का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको इस वीडियो में सैंपल पेपर समझाने वाला हूँ पूरी तरह से सॉल्व करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए, जो आपका सोशल साइंस का मिड टर्म एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा, और अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है। बात करें अगर आपके पेपर पैटर्न की कि भैया हमारा पेपर आएगा कैसा, तो वो यहाँ पर समझाया गया है सामान्य निर्देश के अंदर। देखिए, बताया गया है कि जो आपका सोशल साइंस यानी एसएसटी का पेपर होगा वो 6 खंडों के अंदर बटा हुआ होगा, यानी कि 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा। कौन कौन से सेक्शन रहेंगे, तो अगर हिंदी में बात करें तो खंड क ख ग घ अंग और च, ठीक है। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोले तो ऐसे बोलेंगे सेक्शन ए बी सी डी ई और एफ करके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एसएसटी के पेपर के अंदर, तो 37 यानी कि 37 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, बताया गया है जो खंड क रहेगा आपका, यानी कि सेक्शन नंबर ए रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रकार के रहने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप के रहने वाले हैं, ठीक है। जिनमें से प्रत्येक एक एक अंक के रहेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे ये, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के आपको पता है एक एक नंबर का ही रहता है। आगे देखिए, बताया गया खंड ख जो रहेगा आपका सेक्शन बी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 24 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो 2-2 नंबर के रहेंगे, और इनका आंसर आपको 40 शब्दों में देना है, ठीक है। 40 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40 वर्ड्स की यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाई गई है। जो आपका खंड ग रहेगा, यानी कि सेक्शन सी रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 29 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि लघु उत्तरीय प्रकार के यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे, और इनका आंसर आपको 60 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। 60 वर्ड्स की यहाँ पर लिमिट लगाई गई है आंसर लिखने के लिए। इसके आगे चले तो यहाँ पर हमारा जो खंड घ रहेगा, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन डी भी कह सकते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे ये, बड़े बड़े क्वेश्चन, और ये 5-5 नंबर के रहने वाले हैं बच्चों। इनका आंसर आपको 120 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, ठीक है। यानी कि 120 वर्ड्स की यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाई गई है। जो आपका खंड ड रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 36 यानी 34 से 36 तक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, जो कि केस आधारित प्रश्न रहने वाले हैं, और ये 4-4 नंबर के रहेंगे, जिनमें आपको
3 उप प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। अभी हम जब सैंपल पेपर करेंगे ना, तो आपको और अच्छी तरीके से आइडिया लगता हुआ जाएगा। जो आपका खंड च रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 37 और जैसे कि 37A और 37B, ये बेसिकली मैप वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें इतिहास यानी हिस्ट्री के मैप पूछे जाएंगे और भूगोल के मैप पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके आगे भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनको आप देख सकते हैं। और यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में रीड करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया बच्चों, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये सैम्पल पेपर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझाने वाला हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका क्लास 9th का एसएसटी का मिड टर्म एग्जाम 2025 में होने वाला है, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। खंड क यानी कि सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर हमसे मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें लिखना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है बच्चों, वो आपका ओडिशा से नहीं गुजरता है। ठीक है, ओडिशा राज्य जो है हमारे देश में, वहां से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, और ये राज्य जो है कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है और यहाँ पर ये आपको राज्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, तो आपका ओडिशा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के पुराने शासन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुराने शासन के बारे में सही नहीं है, फ्रांस के संदर्भ में बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि तृतीय स्टेट के सभी सदस्य उस भूमि के स्वामी थे जिस पर खेती करते थे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर सही नहीं है, फ्रांस के पुराने शासन के बारे में बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ओल्ड रिजीम ऑफ फ्रांस। तो आपका ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट ओन द लैंड दे जो सो कि कल्टिवेटेड करके। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वन अधिनियमों का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वनों से संबंधित कोई भी कानून वगैरह जब आया हमारे देश में, तो जो चरवाहे होते हैं, चरवाहे आपने अक्सर वीडियोस वगैरह में देखा होगा या नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा। एक व्यक्ति होता है यहाँ पर, ठीक है, और वो व्यक्ति बहुत सारे जो भेड़ बकरी है इन सबको लेकर के चलता रहता है। ठीक है, तो भेड़ बकरी को ले जाकर के घास खिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं चरवाना। चरवाना मतलब कि उनको घास वगैरह खाना वाना खिलवाना। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है कि वन्य अधिनियम या वन अधिनियम का चरवाहों पर, यानी जो भेड़ बकरी इस तरह से लेके घूमते रहते हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो जो वन्य अधिनियम आया है उससे ये हुआ है बच्चों कि जो आपका चरवाहे हैं उनको कई जगह जाने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देख सकते हैं कि उन्हें कुछ जंगलों में जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनके आने जाने पर सख्त पाबंदी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें चरवाहों के जीवन पर प्रभाव देखने को मिला है कि कुछ जंगलों में जाने की अनुमति तो दे दी गई थी, लेकिन उनके आने जाने पर सख्त पाबंदी थी। ठीक है, इस तरह से बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इम्पैक्ट डिड द फॉरेस्ट एक्ट हैव ऑन द लिव्स ऑफ जो सो कि जो सो कि अर्ट्स करके। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेफर्स करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर, जो कि आपका अभिकथन और कारण वाला रहने वाला है। यहाँ पर अभिकथन देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है आपका, वो 1799 में 18 ब्रूमायर के तख्तापलट के बाद फ्रांस में सत्ता में आए। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। और कारण क्या कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक लोकप्रिय सेनापति था। ठीक है जी, जिसने फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध अनेक युद्ध जीते। तो दोनों ही बात यहाँ पर सही कह रहा है, तो इस हिसाब से आपका ए वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, और जो आपकी कारण आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं असर्शन एंड रीजन दिया गया है, और इसके बेसिस पर जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमारा जो मोटिवेशन है उसको धरती से चांद, चांद से मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से वापस धरती के ऊपर ले आता है। ठीक है, तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लाइक जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा उतने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे बच्चों। चलिए, पांचवा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि नेशनल असेंबली ने 20 जून को खुद को क्या घोषित किया। What did the National Assembly declare itself to be on June 20? ठीक है, तो नेशनल असेंबली ने खुद को जो है वो पूरे फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रवक्ता के रूप में घोषित किया। ठीक है, खुद को यानी कि स्पोक्स जैसे कि पर्सन्स ऑफ द एंटायर फ्रांस नेशन, इसके रूप में खुद को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर पूछा है बच्चों कि किस व्यक्ति के अनुसार, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके अनुसार, जिसका ऐसा मानना था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है। तो ये मानना था बच्चों अब्राहम लिंकन का। ठीक है, जो कि यूएस यानी अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड अब्राहम लिंकन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं सातवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन कौन से कथन लोकतंत्र से संबंधित है। ठीक है, बेसिकली 4 कथन आपको यहाँ पर दे दिया है, 4 स्टेटमेंट दे दिया है। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर, कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी से संबंधित है बच्चों। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है डेमोक्रेसी के अंदर, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, अगला है शासक राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है यानी कि चुना जाता है, तो ये गलत बात बोल रहा है। शासक जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार को शासन करने में कोई पाबंदी ना होना। देखिए, सरकार को शासन करने में पाबंदियां होती हैं, संविधान की पाबंदियां होती हैं, जनता की पाबंदियां होती हैं, तो ये जो चीज़ आपका गलत है। अगला, एक व्यक्ति एक मूल्य। ठीक है, तो ये आपका सही हो सकता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एंड जो फोर्थ वाला है 1 पर्सन 1 वैल्यू। ठीक है, ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, जब भारत का विभाजन हो गया 2 अलग अलग देशों के अंदर, इधर हो गया भैया आपका पाकिस्तान और इधर हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, और भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। तो उसके बाद से हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में जो सदस्य है बच्चों उनकी संख्या है यहाँ पर 299, 299। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला है कि भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे। ठीक है, तो उस टाइम पे थे हमारे 299। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाउ मेनी मेंबर्स वेयर जैसे कि देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो 299 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या है कि सीरिया में शासक डैश और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। तो सीरिया में जो है बच्चों आपका पार्थ पार्टी जो है इसको और उसकी कुछ सपोर्टिंग पार्टीज जो है उनको ही देश के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की यहाँ पर परमिशन है बच्चों। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें बेसिकली हमें मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं भैया। यहाँ पर पहला है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है एक देश है जो भारत के लगभग मान लीजिए बगल में ही पड़ता है। ठीक है, जैसे ये हमारे भारत का नक्शा मान लेते हैं तो इधर साइड में आपका म्यांमार पड़ता है। ठीक है बच्चों, अच्छा म्यांमार के संबंध में अगर बात करें तो यहाँ पर सैनिक शासन है यानी मिलिट्री रूल है करंट टाइम में। अभी 2024 चल रहा है और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 25 आ ही गया लगभग। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर सैनिक शासन है। अगला चिले, चिले भी एक देश का नाम है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तानाशाही है बच्चों, ठीक है। अगला है सऊदी अरब, सऊदी अरब में हमें जो है मोस्टली राजशाही देखने को मिलता है। वहाँ पर लगभग लगभग जो किंग वगैरह होते हैं ना, कि शेख जो है हमारी, ये किंग है, राजा है ना, तो राजशाही चलता है वहाँ पर। अगला है पाकिस्तान, यहाँ पर सैनिक तख्तापलट होते रहते हैं, ठीक है, कि कभी आर्मी आ जाती है शासन में, तो कभी यहाँ पर सरकार आ जाती है। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैर कृषि क्रिया नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। तो जो गैर कृषि क्रिया नहीं है वो आपका सिंपली कृषि है। फार्मिंग जो है एक गैर कृषि क्रिया नहीं है कि नहीं। तो इस तरह से ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया बच्चों कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दूध से संबंधित नहीं है, ठीक है। और वहीं पर एक ऑप्शन दे दिया आपको, पहला ही ऑप्शन दूध, ठीक है। तो दूध तो भैया दूध से संबंधित होगा ही ना, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसी चीज बतानी है जो गैर कृषि क्रिया नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फार्मिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एंड एग्रीकल्चर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है नीचे दिए गए बेरोजगार व्यक्तियों का वर्णन करने वाले कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। पहला बोल रहा है कि जीतू 10 साल का है, उसके पास नौकरी नहीं है। अरे भैया 10 साल में इसको नौकरी कहाँ से मिल जाएगा, कम से कम 18 साल का तो होगा तभी तो नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला भैया ये कुछ हजम नहीं हुआ ये वाला, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि शीला 21 साल की है, उसे बाहर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे ये बेरोजगार कैसे हो गई। देखिए क्वेश्चनवा क्या कह रहा था, नीचे दिए गए बेरोजगार व्यक्तियों का वर्णन करने वाले कथन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये शीला भी बेरोजगार नहीं है क्योंकि 21 साल की हो गई है, उसे अब काम करना चाहिए और उसे बाहर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये भी हमारा कुछ खासा हजम नहीं हुआ भैया। अगला यहाँ पर है कि नंदू 23 साल का है और पढ़ा लिखा है, वह चालू वेतन पर काम करने को तैयार है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बेरोजगार व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि 23 साल का है, पढ़ा लिखा भी है, चालू वेतन पे काम करने के लिए तैयार भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केवल जो है डी जो है, यानी मतलब डी में जो दे रखा है ना केवल 3, ये वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइबिंग एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कौन था, बेरोजगार कौन था, नंदू था। बेचारा 23 साल का है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो ये हमारे बेरोजगार है नंदू भैया, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर तो ये फोर्थ करेक्ट होगा और यहाँ से देखा जाए तो ये जो थर्ड लाइन में दी गई है ना ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यबल की आबादी में शामिल है, ठीक है। आपको बताना है वर्किंग पॉपुलेशन कौन होता है। तो उम्र 15 साल से लेकर के उम्र जैसे कि 59 साल जो होता है, 59 ईयर्स जो होता है, ये वर्किंग पॉपुलेशन होता है। आप देखते होंगे कि जब एक बच्चा 15 साल का हो जाता है तब उससे काम करवाया जा सकता है। हालांकि कम से कम 18 साल का हो तब काम करे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 15 साल का बच्चा भी कुछ ना कुछ काम कर सकता है। तो यहाँ से काम करने की उम्र शुरू होती है और जब व्यक्ति 59 ईयर्स की एज में पहुंच जाता है, यानी 59 साल की एज में पहुंच जाता है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति बुढ़ा जाता है, तब उसको काम करना छोड़ देना चाहिए। तो एज 50 से लेके 59 तक का जो रहता है ये आपका वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी काम कर सकती है ये वाली आबादी, ठीक है। तो किसी भी देश में अगर ये वाला एज ज़्यादा है तो वो देश जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हमारे देश में तो देखिए बहुत ही ज़्यादा है, हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इस तरह से रहेगा इंग्लिश मीडियम में कि द वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्लूड्स, तो आपका एज 50 टू 59 ईयर्स, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। 14वां क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है, ये होमवर्क रहेगा वैसे आपका, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अभिकथन इसमें कह रहा है कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, ठीक है जी। जो उत्पादन होता है ना बेसिकली वो श्रम पूंजी को संयोजित करके उनको मिला करके संगठित इकट्ठा होता है, कुछ भी अगर आप उत्पादित कर रहे हैं तो, ठीक है। कारण कह रहा है कि औजार, मशीनें और भवन को स्थायी
पूंजी कहा जाता है, ठीक है। फिक्स जैसे कि आपका एक तरह से वो होता है ना, वो कहा जाता है पूंजी, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करके बताएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर और राइट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ठीक है। और एक और चीज करूंगा आज मैं, हार्ट देने के साथ ना पिन भी कर दूंगा उसका कमेंट, ठीक है। तो ये बोनस रहेगा मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को। तो जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसका कमेंट यहाँ पर दिल का निशान दे दूंगा, हार्ट का निशान, और पिन भी कर दूंगा उसके कमेंट को, ठीक है बच्चों। चलिए, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े देशों में शामिल नाम नहीं है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये देश जो है ये भारत से बड़ा नहीं है। तो जो म्यांमार है बच्चों, ये भारत से बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए भारत इतना बड़ा है तो म्यांमार आपका इतना बड़ा होगा, ठीक है, या इतना बड़ा लगा लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो म्यांमार जो है वो छोटा है भारत से। ओके बच्चों, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कंट्रीज बिगर देन इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया। तो म्यांमार ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं जी। पहला कथन दे रखा है, पहला स्टेटमेंट कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है यहाँ पर। अगला यहाँ पर है पॉइंट में अगला स्टेटमेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। अगला, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। अगला है यहाँ पर स्टेटमेंट कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा की हिमालय की सहायक नदियां हैं, जबकि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या है कि हिमाद्री हिमालय के बारे में सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। यानी कि इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हिमाद्री हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर सही स्टेटमेंट यानी सही कथन की बात करें तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे सबसे उत्तरी भाग में स्थित सबसे अधिक सतत श्रृंखला है इसकी हिमाद्री हिमालय की। अगला, जिसमें 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर देखने को मिलते हैं हमें, बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर है बच्चों इसके, बहुत ही ऊंचे ऊंचे एकदम, ठीक है। उदाहरण के लिए माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा हमें पहाड़ देखने को मिलता है, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, इसी क्वेश्चन में आपको ये इंग्लिश वर्जन देख लीजिए इसका, ठीक है, और आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसी क्वेश्चन के अथवा में एक और क्वेश्चन दे दिया है आपको कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत का जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है और ना ही तटीय सीमा लगती है, ठीक है, ना ही कोस्टल जो आपका बॉर्डर है वो किसी से लगता है, ठीक है, या कोस्टल आपका बॉर्डर आ जाता है। तो देखिए वो आपका है मध्य प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो पाकिस्तान से सीमा लग जाता है। केरल अगर आप देखेंगे तो आपका इधर साइड नीचे साइड पड़ जाता है, यहाँ पर समुद्र आ जाता है। महाराष्ट्र का भी इधर साइड से समुद्र आ जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में पड़ जाता है, जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही तटीय सीमा लगती है हमारी, ठीक है। एक बारी मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे प्यारे भारत का नक्शा है और एमपी आपको ये बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ना तो इसकी कोई तटीय सीमा लग रही है और ना ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है किसी देश के साथ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा एमपी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नीदर एन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड नॉर कोस्टल बॉर्डर, ठीक है। तो एमपी यानी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ का गेहूं बहुत ज़्यादा फेमस है, बोलते हैं ना कि ये एमपी का गेहूं है कि नहीं, तो ये जो है एमपी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर
कि लक्षद्वीप समूह की विशेषता है। जो लक्षद्वीप समूह है बच्चों, उसकी क्या विशेषता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, लक्षद्वीप समूह की बात करें ना, तो ये कई सारे आइलैंड्स से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, समुद्र में छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के लक्षद्वीप समूह बना हुआ है। ठीक है, और इसकी विशेषताओं की बात करें तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है एवं अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और इनका क्षेत्रफल कुल 32 किलोमीटर का है। कावरती का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप समूह की विशेषता के बारे में। विशेषता आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी मोबाइल की विशेषता होती है ना, जो आपके हाथ में मोबाइल है उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। जैसे यहाँ पर 8 GB रैम हो सकता है या 4 GB रैम हो सकता है। ठीक है, फुल HD डिस्प्ले हो सकता है, 5000 mAh की बैटरी हो सकती है आपके फ़ोन में। ठीक है, तो ये आपके मोबाइल की विशेषता हो गई, और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह की विशेषता की बात कर रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्पेशलिटी ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप इज, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 19वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिया है बेसिकली। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि अनाई मुड़ी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है जी, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कि कथन एक गलत है कि अनाई मुड़ी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, ये वाला कथन गलत है। और कथन दो सही है, लेकिन कि कंचनजंगा जो है ना वो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ए वाला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 19वें क्वेश्चन के इंग्लिश वाले वर्जन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर 20वें क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पर सही से मिलान करना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में सही मिलान का आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको झीलों के नाम दे रखे हैं, लेक्स के नेम, एंड इधर आपको राज्य दे रखा है कि इस राज्य में ये झील पड़ता है। तो जो आपका वुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, जो आपका डल झील है, नाम सुना होगा, बहुत फेमस झील है ये, तो यह भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो आपका सांभर झील है ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सारे ही यहाँ पर राइट बातें बोली जा रही हैं। ठीक है बच्चों, सेम यही इंग्लिश मीडियम में रहेगा, आप देख सकते हैं, और ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड ख यानी सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, और सेक्शन बी के बारे में देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या बताया गया था। तो सेक्शन बी के बारे में बोला गया है, यानी खंड ख के बारे में बोला गया है कि इसके अंदर प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 24 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यानी कि अब जो हम सेक्शन बी में क्वेश्चंस को देखेंगे ना, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, और इनका आंसर हमें 40 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि उन देशों का नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं तथा भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 2 क्वेश्चन को मिला करके यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाए हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको उन देशों का नाम बताना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े हैं। ठीक है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन एक जोड़ दिया है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के जो कर्क रेखा है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, वो गुजरता है, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो आंसर इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन देशों के नाम जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत से बड़े हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, और भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उनमें कौन कौन सा आता है आपका? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के यह गुजरती है। कौन सी रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, यानी कि कर्क रेखा बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि नेम द कंट्रीज विच आर बिगर देन इंडिया इन एरिया एंड थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, नेम देम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमको दिया गया है
कि हिमाद्री की कोई 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि टेल एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमाद्री। ठीक है, तो हिमाद्री की 4 विशेषताओं की बात करें तो इस तरह से आप लिखते हुए चलेंगे कि यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे ऊंचे शिखर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं। उसमें हिमालय के सभी प्रमुख मुख्य शिखर आ जाते हैं। हिमालय के यह भाग क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है। हिमालय का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट होता है बच्चों, ये क्रोड ग्रेनाइट जैसे ये जो पदार्थ है इससे बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि इतना ऊपर है ही तो बर्फ से तो ढका ही रहेगा, तथा इससे बहुत सी जैसे कि हिमानियों का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हिमाद्री की विशेषताएं लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बच्चों, कल के पेपर में। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 22वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि संविधान क्या है कि नहीं। तो देखिए, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके जरिए किसी देश को चलाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, बेसिक सा एग्जाम्पल, कि किसी का यहाँ पर पर्स चोरी हो जाता है। ठीक है, और चोर जो है वो पकड़ा जाता है जिसने पर्स चोरी किया है। ठीक है, तो उसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है। अगर संविधान किसी देश में नहीं होगा तो ये चोर बोल सकता है ना, भैया कहाँ लिखा है मेरे को सजा होगी, कहीं तो लिखा होगा, दिखा दे लिखा हुआ है कि नहीं। और जिस देश में संविधान है, जैसे हमारे देश में, तो हमारे देश में संविधान के तहत इस चोर को सजा होगी, चाहे वो 1 दिन की जेल हो, 1 महीने की, 2 साल की, जितने भी जो भी सजा संविधान में लिखी गई है वो सजा इस चोर को दी जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने दिया संविधान के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं संविधान क्या है। तो देखिए, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक या दस्तावेज है जिससे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं कि हाँ, ये हमारे देश का संविधान है और इसी संविधान में जो कानून वगैरह लिखे हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, संविधान सर्वोच्च कानून है, यानी कि हमारे देश में भी आपने बोलते हुए सुना होगा लोगों को कि सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। ठीक है, और संविधान लोगों के लिए आपसी संबंध तथा लोगों और सरकारों के बीच संबंध तय करता है, और लोगों और सरकारों के मध्य संबंध भी निर्धारित होते हैं संविधान के थ्रू बच्चों। ठीक है, तो ये संविधान के बारे में कुछ बातें रही, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 23वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि खरीफ तथा रबी फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो आपका खरीफ फसल होता है और रबी फसल होता है, इसमें क्या अंतर होता है ये आपको स्पष्ट करना है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। जो खरीफ की फसल होती है बच्चों, ये शरद ऋतु की फसल है जिसे आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के बीच जो है वो काटा जाता है। ये जो महीना चल रहा है ना अभी सितंबर, और अभी जो अक्टूबर महीना आएगा, इसी महीने में जो है वो खरीफ की फसल को काटा जाएगा, क्योंकि ये शरद ऋतु की फसलें होती हैं। और जो रबी की फसल होता है, ये वसंत की फसल होती है, वसंत ऋतु की, जिसे आमतौर पर मार्च के बाद काटा जाता है। अगला साल जब आएगा हमारा 2025 का, उसमें मार्च महीना जब आएगा उसके बाद जो रबी की फसल है उसे काटा जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस होता है खरीफ और रबी फसल में। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बहुत है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कौन कौन से गैर कृषि कार्य है जो पालमपुर जैसे गांव में प्रारंभ किए किए जा सकते हैं, सुझाव दीजिए। ठीक है, तो गैर कृषि कार्यों की बात करें तो पालमपुर गांव में यहाँ पर हम लोग लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हैं, है कि नहीं। घरेलू बर्तनों का निर्माण कर सकते हैं, जो कि एक गैर कृषि कार्य के अंदर आता है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से तैयार कपड़े रेडी कर सकते हैं, जिसको बेच करके अच्छा खासा पैसे कमाया जा सकता है। टोकरी बनाया जा सकता है, ईंटें बनाया जा सकता है। तो ये गैर कृषि कार्य है जो पालमपुर गांव में प्रारंभ किए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट आर द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी दैट कैन बी स्टार्टेड इन विलेज लाइक पालमपुर। ठीक है, प्लीज सजेस्ट। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर सी, यानी खंड ग, जिसको हम लोग करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पार्ट 2 का वीडियो जल्दी चाहिए तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में जो है 17 कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर पार्ट 2 का वीडियो लाइए, विथ फायर वाला जो इमोजी है उसके साथ। ठीक है,
आप कमेंट सेक्शन में कम से कम 17 कमेंट करके बोलिए कि सर पार्ट 2 का वीडियो चाहिए, तो जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करूंगा। वैसे तो पार्ट 2 का वीडियो आएगा ही आएगा, 2-3 घंटे 4 घंटे में आ सकता है, लेकिन अगर आप बहुत तेज़ी से कमेंट करेंगे तो हो सकता है मैं 1 या 2 घंटे में पार्ट 2 अपलोड कर दूँ। आज की इस वीडियो के लिए इतना। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।